भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो साल 2025 के अंत तक अपने पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान को लॉन्च करने जा रही है। इस कड़ी में इस मिशन के लिए जरूरी तमाम टेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस को भी अंजाम दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली इसरो ने इस मिशन के सबसे अहम पहलू क्रू एस्केप सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट परफॉर्म किया, जिसके बाद इसरो के पास ये कमाल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी मदद से किसी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के दौरान कोई भी मिड एयर इमरजेंसी होने पर क्रू को सेफली रॉकेट से डिटैच किया जा सकता है। ये एक सेफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अंजाम देने के लिए बेहद जरूरी स्टेप है और 21 अक्टूबर को हुए इस लॉन्च में इसी इमरजेंसी इजेक्शन सिस्टम का एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिसके तहत इसरो ने अपने अपकमिंग ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आइए अब हम भी आगे बढ़ते हैं और इस डेमोन्स्ट्रेशनल फ्लाइट के मायनों को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस टेक्नोलॉजी से लैस हो जाने के बाद गगनयान मिशन के प्रोग्रेस पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 अक्टूबर की सुबह 8 बजे इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च स्टेशन में खासा गहमा गहमी थी। लॉन्च पैड पर TVD-1 रॉकेट मौजूद था। आज इस रॉकेट की पहली टेस्ट फ्लाइट है, जिसके अंतर्गत इसमें लगा क्रू एस्केप सिस्टम जांचा जाएगा। खैर, जैसे ही घड़ी ने 8 बजे का समय दिखाया तो लॉन्च कमांड इनिशिएट की गई, मगर ऐन मौके पर कुछ टेक्निकल खामी दिखने के चलते लॉन्च को वहीं अबॉर्ट कर दिया गया और अगले 45 मिनट के बाद के लिए रीस्केड्यूल कर दिया गया। लिहाजा 45 मिनट बाद भी जब वो समस्या हल ना हुई तो टीम इसरो ने दोबारा से सभी सिस्टम्स की जांच शुरू की, जो अगले कुछ घंटों तक जारी रही। इस बीच सूरज आसमान में चढ़ गया और दोपहर का वक्त हो गया। दोपहर बाद करीब 3 बजे फिर से TVD-1 रॉकेट का लॉन्च सीक्वेंस शुरू हुआ और इस बार सब कुछ सही भी रहा, जिसके बाद 3, 2, 1 की उल्टी गिनती खत्म होते ही 3, 2, 1 इस रॉकेट ने तेज गर्जना की आवाज के साथ आसमान का रुख किया। चंद सेकंडों में ये रॉकेट इन टावर्स को पार करते हुए खुले आसमान की ओर बढ़ गया और अगले 61 सेकंडों तक लगातार फायर होते रहने पर जब ये ग्राउंड से 11.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो मेन रॉकेट को इसके टिप पर लगे क्रू एस्केप सिस्टम से डिटैच कर दिया गया और ये टावर क्रू कैप्सूल के साथ इजेक्ट होकर आकाश में ही अलग थलग हो गया, जिसके कुछ देर बाद ये समंदर में जा गिरा, जिसे भारतीय नौसेना की एक रिकवरी टीम ने रिकवर किया और इस मिशन को इसरो की तरफ से एक सफलता करार दिया गया। इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास किसी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के दौरान क्रू को सेफली इजेक्ट करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। ऑब्वियसली दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों ने ही आज तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है, तो इस टेक्नोलॉजी का भी उतना ही रेयर होना तो ऑब्वियस है। इससे पहले कि हम इस डेमोन्स्ट्रेशनल फ्लाइट के रिजल्ट्स और इम्पैक्ट्स पर चर्चा करें, आइए जरा मिशन गगनयान के मॉडस ऑपरेंडी यानी इसके प्रोसीजरल सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मिशन वास्तव में कैसे अंजाम दिया जाएगा। गगनयान मिशन के तहत हमारा भारत देश पहली बार किसी भारतीय नागरिक को एक भारतीय स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष की सैर पर भेजेगा। ये तो हम सभी जानते हैं, बट एक्चुअल में ये सब अचीव कैसे किया जाएगा? इस सिलसिले में सबसे पहले क्रू को इसरो के हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3H यानी ह्यूमन ग्रेड के साथ अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट के पीछे बूस्टर रॉकेट्स लगे होंगे जो इसे स्पेस में जाने के लिए जरूरी लिफ्ट प्रदान करेंगे। 3 अलग अलग स्टेजेस में फायर होकर ये रॉकेट बूस्टर्स एक्चुअल क्रू मॉड्यूल को करीब 100 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पर लेकर जाएंगे, जहां से एक्चुअल स्पेस यानी कर्मल लाइन की शुरुआत होती है। इसके आगे इस रॉकेट के टॉप पर मौजूद ये SMPS यानी सर्विस मॉड्यूल प्रपल्शन सिस्टम, जो कि एक ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर को परफॉर्म करेगा, जिससे गगनयान को पृथ्वी की नजदीकी कक्षा LEO में 400 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए जरूरी थ्रस्ट मिलेगा। फिर एंट्री तक डी ऑर्बिट बर्न के दौरान डॉक किया जाएगा। एंट्री के दौरान और अपना मिशन ड्यूरेशन पूरा कर लेने के बाद री एंट्री के वक्त डी ऑर्बिट करके इसे वापस अर्थ में भेजा जाएगा, जिससे इस मिशन की समाप्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो इसरो के सामने था और रहेगा वो और कुछ नहीं बल्कि लॉन्च के दौरान या बाद में आने वाली किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में क्रू सेफली रॉकेट से इजेक्ट करना है।
ऐसे में एक फुल्ली टेस्टेड और रिलायबल क्रू एस्केप सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। इस मिशन की टेस्टिंग के लिए अगस्त के महीने में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा चंडीगढ़ में एक ड्रॉप पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट भी एग्जीक्यूट किया जा चुका है। ये ड्रॉप पैराशूट कोनिकल रिबन से बने पैराशूट्स होते हैं, जिनका डायमीटर पूरे 19 फीट का होता है। गगनयान को सुरक्षित धरती पर लैंड कराने के लिए इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। कुल 10 बड़े पैराशूट की मदद से स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित समंदर में उतारा जाएगा, जिसके लिए ये टेस्ट करना बेहद जरूरी है। इससे पहले भी इसरो इंडियन नेवी के साथ मिलकर एक स्प्लैश डाउन एक्सरसाइज परफॉर्म कर चुका है, जिसमें लैंडिंग के बाद रिकवरी टीम के लिए जरूरी प्रोटोकॉल्स को निर्धारित किया गया था। जिसके बाद अब अगले साल एक और टेस्ट फ्लाइट अंजाम दी जाएगी, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बताते चले कि इसरो की योजना के मुताबिक इस मिशन के तहत 2 पुरुष और 1 महिला एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उन्हें अंतरिक्ष में लगभग 7 दिनों तक वक्त बिताने के बाद वापस समंदर में सेफली लैंड करना होगा। इसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी की निगाहें अंतरिक्ष में भारत का पहला स्पेस स्टेशन बनाने पर होगी। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में ये घोषणा की थी कि आने वाले साल भारत के लिए बहुत खास हैं, क्योंकि इसरो साल 2030 में अपने मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर सकती है। हालांकि इसमें आगे भी काम चलता रहेगा और इन्हीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बाद ऐसे किसी बड़े स्पेस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की अपेक्षा की जा सकती है। इस मामले में चाइना एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसने पिछले 2 दशकों में अपने पहले एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के साथ ही सक्सेसफुल स्पेस वॉक्स कंडक्ट करने और एक स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्ट करने तक के सभी कारनामों को अंजाम दिया है। दोस्तों, 1970 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने विश्व के इतिहास का पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट लॉन्च किया था। हालांकि उससे भी खास और बड़ा मीर स्पेस स्टेशन साल 1946 में फिर एक बार सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया। रूसी भाषा में मीर शब्द का मतलब शांति यानी पीस होता है, मगर ये बना उस दौर में था जब दुनिया भर में भीषण अशांति फैली हुई थी। ये स्पेस स्टेशन दुनिया का पहला मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था, जिसमें लगातार सन 2000 तक काम चलता रहा। लेकिन पैसों की तंगी के बाद रशियंस इस स्पेस स्टेशन में एक्सपेंशंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद अमेरिका और रशिया समेत दुनिया भर के बहुत से देशों ने मिलकर साल 1998 में दुनिया का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। इस स्पेस स्टेशन की कई खासियतों में से एक सबसे अहम है इसकी लागत, जो कि इसे इंसानों द्वारा अब तक बनाई गई किसी भी चीज से बेहद कीमती बनाती है। जी हाँ दोस्तों, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बिल्ड करने में 100 से 130 बिलियन डॉलर्स का खर्च आ चुका है, जो कि आज तक बने किसी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा स्पेस स्टेशन में एनी गिवन टाइम हमेशा 5 से 7 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू मौजूद ही होता है। पिछले 20 सालों से आज तक इस स्पेस स्टेशन में हर वक्त कोई ना कोई रहता आया है और हर 6 महीने में यहाँ का क्रू चेंज होता रहता है। बात करें भारत के अपने स्पेस स्टेशन की, तो साल 2019 में देन इसरो चीफ के सिवन ने बताया था कि इनिशियली स्पेसक्राफ्ट का वजन 20 टन के करीब होगा, जिसे फर्दर आगे और इंक्रीज किया जा सकेगा। इसका कंस्ट्रक्शन स्पेस में ही किया जाएगा और इसे एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस की तरह ही कई सारे अलग अलग मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स में बिल्ड किया जाएगा। बात करें इस पर होने वाले खर्च की, तो ये एस्टिमेटेड है कि इसे 10 से 16 बिलियन डॉलर्स के भारी खर्च के साथ तैयार किया जाएगा। इंडियन करेंसी में ये कीमत लगभग 990,000 करोड़ तक जा पहुंचती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत अपने इस मिशन को साल 2030 तक सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएगा या अभी भारत को लंबा इंतजार करना होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। बाकी हम उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी ऐसी ही स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।